हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। विलियन चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था, उसका आज पार्ट 2 चलेगा। उस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे आज कि विलेयता किसे कहते हैं, विलेयता किसको बोलेंगे, हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें हमें अध्ययन करना है कि ठोसों की द्रव में विलेयता। विलेयता मतलब कि घोलने से कहेंगे यहाँ पर। ठीक है, ठोसों की द्रव में विलेयता क्या होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे एक वर्ड आ रहा है लाइक, डिजोल्व, लाइक, जो जैसा होता है वो उस टाइप के ही विलेन को बनाएगा, मतलब समान समान के साथ क्या करेगा, घोलता है कहने का मतलब। ठीक है नहीं, जैसे आप यहाँ पर ले लो कि जैसे ध्रुवी अगर कोई चीज़ होगी या आपके पास जैसे है ना, ध्रुवी विलायक में ही ध्रुवी विलेय को आप क्या कर सकते हैं, घोल सकते हो। ध्रुवी किस में बोलेंगे, जिसमें जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, ध्रुव हैं इसमें दो पॉजिटिव, दो इसमें क्या होंगे, टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा। वैसे ही अध्रुवी विलेय में अध्रुवी विलायक को ही घोला जाएगा इसमें। ठीक हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, जिसका जैसी संगत होगी उस पर वैसा ही असर भी पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है। ठीक हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, आपको देखने को मिल रहा होगा, क्या आ रहा है, विलीनीकरण। विलीनीकरण मतलब घुलना किसी चीज़ का। ठीक हो गया। विलीनीकरण मतलब घुलना। जैसे आपने एक किसी ठोस विलेय को किसी द्रव विलायक में घोला तो घुल गया, तो उस घुलने को ही क्या करेंगे, आप क्या बोलेंगे, विलीनीकरण। विलीन हो जाना, मिल जाना किसी चीज़ में, ऐसे इसको बताएंगे। अब एक वर्ड आ रहा है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या कहेंगे, एक सीमा तक तो घुलेगा, जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक के बीच क्या हो जाएगा, विलयन बनेगा, मतलब इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच क्या हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, विलेय के क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे, क्रिस्टल बनने भी स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब उसके जो आपने जो क्रिस्टल ले रखा था वो नीचे बैठना स्टार्ट कर देगा। तो उसी को क्या कहेंगे हम, क्रिस्टलीकरण हम यहाँ पर बोलेंगे। ठीक हो गया। एक फिर से और एक टर्म आ रहा है यहाँ पर, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। विलयन, संतृप्त विलयन किसे कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर ताप एवं दाब पर और अधिक, एक निश्चित ताप और दाब पर और अधिक किसको, विलेय को किसी विलायक में नहीं घोला जाएगा, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन बोलेंगे। असंतृप्त विलयन क्या होगा, उसी ताप और दाब पर, एक निश्चित ताप और दाब पर, और आप कोशिश करेंगे कि मैं और ज़्यादा घोलने की कोशिश करूं, उसको असंतृप्त विलयन हम बोलेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर फिर से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि दो टर्म्स हमारे पास आते हैं, मैं यहाँ ज़रा डिस्कस करते हैं। ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। ऊष्माशोषी अपक्रियाएं क्या कहेंगे, जिसके लिए डेल्टा H इज लेस देन 0 होगा, वैसी अपक्रियाओं को ऊष्माशोषी अपक्रियाएं कराएंगे। कहने का मतलब वैसी रासायनिक अपक्रियाएं या वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनको पूर्ण करने के लिए आपको अतिरिक्त क्या देनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी रासायनिक अपक्रियाएं बोलेंगे। और दूसरा टर्म है यहाँ पर ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रियाएं, मतलब डेल्टा H इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, मतलब वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनके पूर्ण होने के बाद ऊष्मा क्या करती है, निकलती है लास्ट में, तो उसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया हम बोलेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या है, गैसों की द्रव में विलेयता, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हेनरी का नियम आएगा हमारे पास। गैसों की द्रव में विलेयता के लिए अभी हम एक नियम पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में आ जाता है कि हेनरी का नियम किसे कहते हैं तथा इसकी दो सीमाएं लिखी हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर गैसों की द्रव में विलेयता क्या है, सीधे से मैं पॉइंट पे आता हूँ। ठीक हो गया। ये देखते हैं, यहाँ पर एक टर्म्स आ रहा है, पहले मैं सीधे उसी पे लेता हूँ, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम किसे कहते हैं और तथा इसकी दो सीमाएं लिखिए। हेनरी का नियम किसे कहेंगे भैया, यहाँ से हम डेफिनेशन उठाएंगे, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। देखो, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। X क्या है, उसके विलयन के मोल अंश है, उनके क्या होगा, समानुपाती होगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो एक स्थिरांक लगाएंगे
तो P बराबर क्या हो जाएगा KHX, जहाँ पर KH क्या है मेरे बच्चों, हेनरी स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, एक और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोला, वाष्प दाब। वाष्प दाब किसे बोलेंगे, वाष्प के द्वारा विलयन पर लगने वाले दाब को ही वाष्प दाब हम बोलते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसके ऊपर कोई ढक्कन रखते हैं, तो ढक्कन लगाने के बाद आपने देखा होगा जो भी ढक्कन लगा था उस पर वाष्प की बूंदें क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, वो भी अपने इसके ऊपर फिर हमने वेट रख दिया, W1 वेट रखा, यहाँ पर W1 W2 W3 रखा। जितना ज़्यादा वेट रखेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उस पर, उस विलयन पर दाब पड़ेगा। इसी की व्याख्या करने के लिए हेनरी के नियम को लाया गया। ठीक है, हेनरी का नियम मैंने बता दिया। और जहाँ पर मैंने बोला कि KH क्या है, एक स्थिरांक है जिसको क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से एक प्रश्न और आ जाता है। प्रश्न क्या आता है भैया, जो जलीय जीव हैं उनको ठंडे जल में रहना अधिक सुटेबल है या गर्म जल में। तो देखो यहाँ पर लिखा है, देखो मैं क्या बताता हूँ कि ताप बढ़ने पर गैसों की विलेयता घटती है। अगर आप ताप बढ़ा रहे हैं तो गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक हो गया। और यही कारण है कि जलीय स्पीसीज के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है। या प्रश्न ऐसा आ जाए, क्यों जलीय स्पीसीज के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक है, तो आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, क्योंकि गर्म जल में क्या होगी, गैसों की विलेयता कम होगी। ठीक है, और ठंडे जल में गैसों की विलेयता अधिक होगी। इसलिए जो जलीय स्पीसीज के जो भी जानवर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर रहना पसंद करेंगे ठंडे जल में। ठीक हो गया, ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखो यहाँ से आ जाते हैं हेनरी के नियम के दो अनुप्रयोग। ठीक है, दो अनुप्रयोग क्या है भाई, ये हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, दो अनुप्रयोग। एक तो सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की विलेयता, सोडा जल एवं शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ने के लिए बोतलों को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। बिल्कुल आसान सी भाषा में आपने देखा होगा, जब आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो आप बोलते हैं कि भैया ठंडी देना। ठीक है, ठंडी देना। ठंडी देने पर जब हम उसको पीते हैं तो हमारे गले पर क्या लगती है, वो लगती है, थोड़ा फीलिंग होती है कि हम कुछ पी रहे हैं। तो ठीक है, क्योंकि उस समय क्या हो गया, हमारा टेम्परेचर हमारा डाउन हो गया, टेम्परेचर को हमने डाउन कर दिया और प्रेशर को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक हो गया, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया ना, सोडा जल की शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल की अधिक दाब पर बंद किया जाता है। अच्छा, जब हम कंपनी से पैकेज आती है तो उस समय की भी बात है, तो यहाँ पर क्या होगा, CO2 के उसके अंदर डालेंगे ना हम, उस विलयन के अंदर अगर हम CO2 डालेंगे तो हाई प्रेशर पे डालेंगे, हाई प्रेशर पे डालने पर CO2 की विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। पीते तो हम कभी कभी क्या करते हैं, डकार लेते हैं, तो उसमें क्या होती है, हम ईयर को बाहर निकाल लें जो उसमें से पी रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ हो जाएगी। दूसरा पॉइंट इस पे क्या आ रहा है कि आप जैसे ये गोताखोर होते हैं, ठीक हो गया, गोताखोरों के लिए क्या हो गया भैया, गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोरों को अधिक दाब एवं गैस की अधिक घुलनशीलता का सामना करना। बिल्कुल भैया, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि नीचे की ओर जा रहे हैं समुद्र में, तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगी, आपकी गैसों की विलेयता भी बढ़ेगी। उसको बढ़ने से क्या होगा, बाहरी दबाव के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता अधिक रुधिर में अधिक हो जाती है। बिल्कुल, हमारे ब्लड में इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं, बिल्कुल, अब जब हम ऊपर की ओर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उस समय प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की ओर नहीं, धीरे धीरे घुली हुई गैसें बाहर निकलती हैं, इससे रुधिर पर नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। बिल्कुल, हमारे ब्लड पर क्या बन जाएंगे, क्योंकि हमने जो ले रखा था सिलेंडर जो लेकर आया था उस पर क्या करें, नाइट्रोजन के बुलबुले बढ़ जाते हैं। यह केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं और ये एक चिकित्सीय की अवस्था उत्पन्न कर देते हैं। मतलब दिक्कत हो जाती है उस समय जब ऊपर की ओर हम आते हैं, तो मतलब आदमी को कहीं न कहीं क्या करा, एक गुड हेल्थ के सिग्नल नहीं मिलते हैं, जिसे बैंड्स कहते हैं। अत्यधिक पीड़ाकारी एवं जानलेवा होते हैं। बैंड्स से तथा नाइट्रोजन के रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा श्वास में लिए जाने वाले क्या है भैया, यहाँ पर टैंकों में हीलियम मिलाकर, अब देखो टैंकों में हीलियम मिलाकर, हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है। ठीक है, हीलियम को मिलाकर क्या करा जाता है, उसको तनों की गई वायु को भरा जाता है। देखो कभी कभी पूछ लेता है कि गोताखोरों के सिलेंडर में किसका कितना परसेंटेज रहता है। हीलियम क्या है भैया, 11.7% हो जाएगा। आपका नाइट्रोजन क्या है, 56.2% हो जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, और जो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन कितना परसेंट हो जाएगा,
32.1% हो जाएगा। ठीक हो गया, ये दूसरा इसका अनुप्रयोग हो गया। तीसरा और आता है, 2 लिखने को आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप इसको लिख दो। जो आपके क्या होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, अधिक ऊंचाई वाली जगह पर ऑक्सीजन की आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। बिल्कुल भैया, ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, दाब कम होता जाएगा ना, तथा इन जगहों पर रहने वाले लोगों के आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। बिल्कुल भैया, अब जब क्या होगा, प्रेशर कम होगा जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगी, जो आपके गैसों की घुलनशीलता हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ठीक हो गया, तो रुधिर में भी कम जाएगा, जिस कारण आरोहक कमज़ोर हो जाते हैं, मतलब जो आपके पर्वतारोही हैं कमज़ोर हो जाते हैं और उनके स्पष्टता सोच नहीं पाते, मतलब उनमें सोचने की क्षमता में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। इसी लक्षण को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। ठीक है, एनॉक्सिया किसे कहते हैं, एनॉक्सिया किसे कहते हैं भैया, गोताखोरों सॉरी क्या होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं उनके दाब बढ़ने के साथ साथ उनके रुधिर में गैसों की विलेयता कम हो जाती है, जिसके कारण वो स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते हैं। इसी न सोचने की क्षमता को ही एनॉक्सिया कहा जाता है। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पर फिर से और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास प्रश्न आता है, न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल में अलग से वीडियो बनाऊंगा उनके लिए। ठीक है, अलग से हम पार्ट अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर फिर से क्या आ गया आपका, यहाँ पर आ गया कि द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। आप जो द्रव्य विलयन होंगे उनका क्या होगा, वाष्प दाब होगा। बिल्कुल भैया, मैंने बता तो दिया ऊपर ही, मैंने कहा जो द्रव क्या कर रहे हैं हम, उसमें टेम्परेचर भी है, तो क्या हो रहा है, वो अगर उबलेगा तो उबलने से क्या होगा, वो विलयन का क्या है, उनका अपना वाष्प दाब होगा। अपने वाष्प के कारण भी उन पर क्या लगेगा, एक दाब लगेगा, जिसको द्रव्य विलयनों का हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। ठीक हो गया। यहाँ से एक नियम और निकल के आता है, द्रव का द्रव में विलयन बना रहे हैं हम, द्रव का द्रव में विलयन। तो द्रव का अगर द्रव में विलयन होगा, ठीक है, तो द्रव का क्या हो जाएगा, द्रव में विलयन यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से निकल के आता है कौन सा लॉ, राउल्ट का नियम। ठीक है, किसका नियम आएगा मेरे बच्चों, राउल्ट का नियम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें हैं। तो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का क्या है, आंशिक दाब। वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। बिल्कुल भैया, आपने कौन कौन से द्रव ले रखे हैं, मतलब आप कौन कौन से द्रव आपके हैं, उनका अपना अलग अलग क्या होगा, आंशिक दाब होगा। पहला द्रव है, उसका आंशिक दाब अपना प्रेशर लगा रहा होगा, मतलब आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 के हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है, ये शुद्ध अवस्था में P1 नॉट जो लिखा है, ये शुद्ध अवस्था में क्या है, उसका घटक का दाब हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर P2 के लिए ले रहे हैं नीचे, ये P2 के लिए आ जाएगा, आपने P2 के लिए ले लिया, तो इसी तरह से ठीक हो गया। तो इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। कभी कभी अब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है भाई, इसी को कर रहा हूँ ना, जो हमने अभी क्या आया था हमारे पास, जो हमको अभी P1 और P2 जो हमको मिले। ठीक है, तो इसने क्या कहा, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहेगा भैया, कुल दाब बराबर जो जो जहाँ जहाँ पर प्रेशर लगा होगा, P1 P2 P3 एन कहीं तक भी जा सकता है, कितना भी आपने प्रेशर उस पर लगाया हुआ वहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पर इसी को इनने क्या कर रखा है, P टोटल बराबर X1 P1 नॉट प्लस X2 P2 नॉट, ये शुद्ध अवस्था में मैंने बताया। ठीक है, शुद्ध अवस्था में है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से एक कभी कभी क्या जाता है कि राउल्ट के नियम के गणितीय रूप में क्या करें, व्याख्या कराया जाता है। तो आपको इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, 2 नंबर का यहाँ पर प्रश्न बनेगा। तो आपको एक सेकंड, इसको क्या करना पड़ेगा, अगर बच्चों राउल्ट के नियम की गणितीय रूप में अगर व्याख्या आती है तो आपको ये वाला लिख देना है, P टोटल बराबर P1 प्लस P2, फिर आगे आकर के P टोटल बराबर X1 P1 नोट प्लस X2 P2 नोट, इसको कर देना आप गणितीय रूप में अगर व्याख्या आता है। फिर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास राउल्ट के आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, चलो उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। ठीक हो गया। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।